सभी को नमस्कार गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों। अब ये जो है, आप लोग अगर अभी भी नींद में हैं, मतलब आप लोग तो खैर आ गए, जो लोग अभी भी नींद में हैं वो पता नहीं कब जागेंगे। और आने वाले सैटरडे को आने वाले सैटरडे को आपका रिटेल का एग्जाम है। तो आज से मैं रिटेल और इंडियन इकोनॉमिक दो चीज को लेकर चलूंगा, जिसमें खास कर से रिटेल के वो टॉपिक जो हमने कहा था आपको ड्यूरिंग एग्जाम कराए जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों तक ये टॉपिक आपके दिमाग में रहें, ऐसा प्रयास हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इसमें पहला मॉड्यूल जो है रिटेल बैंकिंग का एक इंट्रोडक्शन है। तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और रिटेल बैंकिंग को बहुत बहुत ही हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ही हल्के में ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ही हल्का होता तो लोग 80-90 नंबर ले आते हैं। यहाँ पर भी 50-50 नंबर के लाले पड़ जाते हैं। और एक बात और है कि अगर आप रिटेल में 50+ मार्क्स ले आते हैं तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको एग्रीगेशन में मिलता है। यानी कि अगर आप 45 45 45 ले आते हैं और यहाँ पर 65 ले आते हैं तो भी आप क्या माने जाएंगे? पास माने जाएंगे। ठीक है। तो जो भी पेपर आपको 50+ लाता है तो उसकी तैयारी और भी अच्छी करनी चाहिए कि कम से कम आपको उतने मार्क्स आए जो आपको एग्रीगेशन में वहां पर हेल्प कर पाए। ठीक है दोस्तों। चलिए, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी का वेलकम है। और उनसे रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो आप अकेले में पढ़ते हैं वो एक दिन में 2 पेज 4 पेज पढ़ पाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो एक दिन में 30 पेज पढ़ पाएंगे। ठीक है। चलिए, रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिटेल बैंकिंग के बारे में, जो ऐसी बैंकिंग जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट शामिल ना हो, ठीक है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल ना हो, कोई कॉरपोरेट शामिल ना हो, तो वो सारे लोग क्या हो गए, एक तरह से रिटेल बैंकिंग का पार्ट बनते हैं। यहाँ तक कि इसमें आपके जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी जो है इसमें आते हैं। ठीक है। मतलब वो लोग भी रिटेल में आते हैं, नहीं, एक लिमिट तक के कस्टमर आपके इसमें इसमें आते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक बात देखते हैं हमें कि जो बैंक्स हैं टू डेवलप प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड टू सूट द नीड ऑफ द वैरायटी ऑफ कस्टमर एंड मूव अवे फ्रॉम ए प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। यानी अब जो जमाना आ गया है बैंकिंग में, वो प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक करते हैं। यानी कस्टमर को देख के कोई भी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट पे ध्यान देने से पहले कस्टमर पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है। तो ये एक इसकी पूरा एक वो है, इसमें से कोई ऐसा ऐसा बैकअप बैंकिंग में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस चार्ट को आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक आपको ओवरव्यू पूरा देता है चार्ट। क्या देता है देखिए, बैंकिंग में या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या फर्म होते हैं। ठीक है। अब फर्म्स में भी एक होलसेल है और एक एमएसएमई आती है। ठीक है। एमएसएमई आती है। यहाँ पर इंडिविजुअल को कैटेगराइज किया हुआ है, इंडिविजुअल को कैटेगराइज किया हुआ है रिटेल में और एंटरप्रेन्योरियल। तो मैंने बोला था कि जो स्मॉल बिजनेस में लगे हुए लोग हैं या एग्रीकल्चर में लगे हुए वो एंटरप्रेन्योरियल हैं। और रिटेल में मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग, जिसको हम प्राइवेट, मास का मतलब बहुत ज्यादा लोगों को दी जाने वाली सर्विसेज, क्लास का मतलब कुछ खास चुनिंदा लोगों को दी जाने वाली सर्विसेज। तो इस तरह से बैंकिंग का एक छोटा सा वो होता है। तो रिटेल बैंकिंग की बात करें तो यहाँ एक डेफिनेशन दी हुई है, देखिए, इज नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग को ऑल्सो इस नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है। ये यूनिट दिखने में बिल्कुल हल्की लगेगी, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है। जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है। और आपके लिए 5 दिन याद करना भी आसान रहेगा, कोई इतना टफ काम नहीं। ठीक है। इज बैंकिंग दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स रादर देन बिजनेसेस।
Retail banking is a way for individual consumer to manage their money, have access to credit and deposit their money into secured में। तो इसमें क्या क्या बोला, अपने मनी को मैनेज करने के लिए, उनको लोन देने के लिए और सेफ सिक्योर मैनर में उनकी मनी को रखने का एक जो है ये पूरा मिला लिया जाए तो ये सिनेरियो एक रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन को वो करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और ये जो है इज गियर्ड प्राइमरली टुवर्ड्स द इंडिविजुअल कस्टमर। तो रिटेल बैंकिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और जो भी कमर्शियल बैंक है वो इस बैंकिंग को सर्विस प्रोवाइड करे। अनलाइक होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग फोकस स्ट्रिक्टली ऑन द कंज्यूमर मार्केट। रिटेल बैंकिंग एंटाइटल्स रिटेल बैंकिंग एंटिटीज प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग। तो यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं वो पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग ऑफरिंग सेविंग्स एंड अदर ऑपरेटिंग अकाउंट्स यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, ऑल्दो रिटेल बैंकिंग इज फॉर द मोस्ट पार्ट मास मार्केट ड्रिवन, मैनी रिटेल बैंकिंग में ऑल्सो एक्सटेंड आउट। तो यहाँ पे क्या मास मार्केट को है और इसमें जो है स्मॉल एंड बिजनेस टाइप की जो बिजनेस भी हैं उसमें इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक है यहाँ पर रिटेल बैंकिंग डील्स विद द लेंडिंग मनी टू कंज्यूमर। ठीक है, और इसमें जो लोन्स होते हैं बेसिकली अगर बात करें तो हमारे लोन्स होते हैं क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज और ऑटो लोन्स वगैरह इसमें आते हैं। रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग इन विच द इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली विद द कस्टमर रादर देन द कॉर्पोरेट। तो अभी हमने देखी थी कि इसमें एंटिटीज और कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया जाए, उनके अलावा जो डायरेक्ट डील होती है वो रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह कुछ डेफिनेशन थी। अब देखिए यहाँ पे व्हाट डज रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड, क्या क्या करती है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, क्या बात करती है, वो कहती है कि सेविंग और करंट अकाउंट की, मॉर्गेज, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड की सर्विसेज होती हैं। रिटेल बैंक को भी लोकल कम्युनिटी बैंक्स भी बोल सकते हैं और द डिवीजन ऑफ लार्ज कमर्शियल, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े बैंक हैं उसमें एक डिवीजन की तरह रिटेल बैंकिंग डिवीजन होती है। ठीक है, और आजकल डिजिटल एज आ गई है तो हमने पढ़ा था फिनटेक कंपनी के बारे में पढ़ा था। तो फिनटेक कंपनी क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं बहुत सेम सर्विस, ऑल ऑफ द सेम सर्विस रिटेल बैंक थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड स्मार्ट, यानी कि कुछ फिनटेक कंपनी है जो रिटेल सर्विसेज को अपने स्तर से प्रोवाइड करती हैं। अभिषेक जिंदगी आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। चलो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से रिटेल बैंकिंग की कौन सी नहीं है। तो इसमें क्या है, टारगेटेड एट इंडिविजुअल कस्टमर और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मीट करती है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की करती है, और विद वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि एक रिटेल बैंकिंग में बहुत तरह के जो है बिजनेसेस अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, इट फोकसेस टुवर्ड द मास मार्केट सेगमेंट, इट ऑफर्स डिफरेंट लाइबिलिटी एसेट प्रोडक्ट, प्लेथेरा ऑफ सर्विस, बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज यहाँ पे देती है। ठीक है, डिलीवरी मॉडल जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, वर्चुअल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी ब्रांचेज भी होती हैं और एटीएम, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से भी सर्विसेज मिलती हैं। ये स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस को भी कैटर करती हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ दीज कौन सा एडवांटेज रिटेल बैंकिंग का है या नहीं है। तो क्लाइंट बेस ज्यादा है, कस्टमर लॉयल होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ फायदा मिला वहीं पहुंच गया। तो जो कॉमर्शियल कस्टमर होते हैं वो कॉमर्शियल कस्टमर अधिकतर जहां उनको अच्छी डील मिल रही होती है वहीं डील करते हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं हम 10 साल से किस बैंक के साथ थे। ठीक है, attracting and wide interest spread since customers are too fragmented to bargain effectively, credit risk tends to be well diversified। तो बैंकों का भी जो रिस्क है वो कई तरह के लोनों में डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, क्या बाधाएं हैं रिटेल बैंकिंग में, तो सबसे पहले ये लार्ज नंबर क्लाइंट को जो है मैनेज करना होता है, और नए नए प्रोडक्ट्स का इवोल्यूशन हो रहा है, और आईटी कॉम्प्लिकेशंस भी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क, हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिलेटिवली, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन, मान लिया कोई 100 रुपये निकालने आया, तो 100 रुपये जब निकालने आया तो पता लगा कि आप जितनी देर में वो 100 रुपये निकाल के गया उतनी देर में जितने स्टाफ इन्वॉल्व थे उसकी सैलरी का उतने मिनट के हिसाब से लगाया, पता लगा 3,000 रुपये आ गया। तो कॉस्टली पड़ता है ये। ठीक है, क्योंकि छोटे अमाउंट की डील्स होती हैं।
हायर डेलिंक्वेंसी स्पेशली इन द अनसिक्योर, अगर आप पर्सनल लोन वगैरह क्रेडिट कार्ड करते हैं तो वहाँ पे डेलिंक्वेंसी का मतलब है कि वहाँ पे टूट यानी कि डिफॉल्ट हमें देखने को मिलता है। एनी लॉस इन फेथ इन पर्टिकुलर बैंक कैन बी सडन, और any loss in faith in a particular bank can lead to sudden outflow of retail deposits resulting in the collapse of the bank। ठीक है। composition is a very fierce which may sometimes lead to the unhealthy, तो अब इतना तगड़ा कंपटीशन है कि वो अनहेल्दी कंपटीशन की तरफ को लेके चले जाता है। ठीक है। इवोल्यूशन की बात करें तो रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल, अब यहाँ पर कई कई बैंकों ने अलग अलग तरह से इसको देखा था, कई बैंकों ने अलग अलग तरह से देखा था इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या है, रिटेल बैंकिंग को एक बिजनेस मॉडल की तरह देखा गया है। इसमें क्या गया कि 1960 से पहले कुछ अलग तरह का काम चलता था, और द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बैंकिंग इन द अबव पीरियड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू क्लास क्लाइंट एंड सेटिस्फाई देयर टोटल। तो पहले जमाना था कि कुछ खास लोगों को ही इस तरह की सर्विसेज बैंकिंग की ज़्यादा मिल पाती थी, और उनकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, बिल रिसीवेबल, इन्हीं इन्हीं फाइनेंसिंग सुविधाओं को उनको दिया जाता था उस समय पे। ठीक है। इसमें जो बहुत जनरल बातें हैं वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो एक कैपजेमिनी एक कंपनी है, तो कैपजेमिनी ब्रिंग आउट वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट टू द टाइम। तो एक तो रिसर्च कंपनी है कैपजेमिनी। ठीक है। उसने कहा एक रिसर्च लेके आया, द वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 की लेके आए, और इसने जो है ये रिलीज करी, एंड यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन ने मिल करके इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया था। और उनकी फाइंडिंग क्या थी, उन्होंने कहा कि बैंक जो है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उतना पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कि उससे पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंक प्लेयर्स इज एक्सेलरेटरी, जो नॉन बैंक हैं वो बैंकों को क्या दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। बैंक फोकस टू मच ऑन द फ्रंट एंड एट कॉस्ट ऑफ बैक एंड सर्विस, बैक एंड सर्विसेज, यानी कि जो बैंक्स हैं वो फोकस कर रहे हैं इस समय क्या है, टू मच ऑन द फ्रंट एंड एट द कॉस्ट ऑफ बैक एंड सर्विस, यानी जो हमारी बैक एंड की सर्विसेज की कॉस्ट है उसको इग्नोर करते हुए उनको कहाँ आना पड़ा है, फ्रंट पे आना पड़ा है। किसमें, इसमें रिटेल बैंकिंग के लिए। ठीक है। और वर्ड जो रिटेल बैंकिंग की रिपोर्ट 2016 की बात करी जाए तो पहली रिपोर्ट 15 की है, फिर उसके बाद 2016 की रिपोर्ट आई यहाँ पर। तो फाउंड दैट 63% ऑफ द कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब आर नाउ यूजिंग द फिनटेक प्रोडक्ट। तो आजकल जो भी कस्टमर हैं वो कौन से फिनटेक प्रोडक्ट पे ज़्यादा वो कर रहे हैं। फिनटेक हमने देखा था, टेकफिन हमने देखा था, टेकफिन देखा था, और फिनटेक देखा था। कोई बता सकता है क्या फ़र्क है इसमें? एक चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें टेकफिन और फिनटेक की बात की थी। फिनटेक में है सर फाइनेंस पहले है टेक्नोलॉजी बाद में। टेकफिन में टेक्नोलॉजी पहले है आया है, फाइनेंस बाद में। यानी ऐसी कंपनी जो आईटी कंपनी थी और वो बैंकिंग सर्विसेज दे रही है, वो टेकफिन है। आईटी सर्विस, आईटी कंपनी है वो, और फाइनेंस दे रही है। और फिनटेक में फाइनेंस कंपनी है लेकिन यूज क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी। अच्छी तरह से यूज कर रही है। तो ये बेसिक फर्क है, क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे उसने कहा कि 96% जो है, 96% ऑफ बैंकिंग जो है एग्रीड करते हैं कि इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग टुवर्ड्स अ डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम। ओनली 13% से दैट दे हैव द सिस्टम इन प्लेस ऑफ सपोर्टेड। मतलब 90%, 6% कहते हैं कि भैया बैंकिंग इकोसिस्टम में अब जो है डिजिटल सिस्टम आ रहा है, और 13% ही कहते हैं कि हम जो है इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, यानी उनके वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। फिनटेक प्रोवाइडर्स आर गेनिंग पॉपुलरिटी अमंग द कस्टमर, और इसमें ऑफर फास्ट सर्विस एंड प्रोवाइड गुड्स एक्सपीरियंस। ओनली 36% ऑफ द बैंक एग्री दैट फिनटेक आर फास्ट सर्विस, एंड ओनली 40% एग्री दैट फिनटेक प्रोवाइड ए गुड एक्सपीरियंस। तो उसने कहा 36% कहते हैं कि फास्ट सर्विस है, और 40% कहते हैं गुड सर्विस है। कंपटीशन इवॉल्विंग इनटू एक्सेप्टेंस दे विद 65% ऑफ द बैंक saying that व्यू फिनटेक फर्म एज ए पार्टनर, वो कहते हैं हमारे ये पार्टनर अब सब बनेंगे।
इन इंडिया के सिनेरियो की बात कही तो इंडिया में सारा जो दारोमदार किसके पास है रिटेल बैंकिंग का। कन्वेंशनल बैंकिंग हमारे कौन कर रहे थे? पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे कन्वेंशनल बैंकिंग कर रहे थे, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए ना, ऑफ लेट बैंक्स स्पेशली फॉरेन बैंक एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक आर सीरियसली लुकिंग फॉर द बॉटम ऑफ द कस्टमर पिरामिड। अब ये जो है बॉटम ऑफ द कस्टमर पिरामिड की बात क्या है, यानी कि कस्टमर में से जो सबसे ज्यादा लोग हैं। तो पिरामिड का मतलब क्या होता है कि सबसे नीचे सबसे ज्यादा जनसंख्या, ऊपर वाली कैटेगरी में कम कम जनसंख्या आ जाती है, ऊपर वाली कैटेगरी में कम कम जनसंख्या आ सकती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए काम करना, ठीक है। एंड re-engineering their retail strategy to develop independent and exclusive strategy for the तो इनके लिए खास काम करने की बात कर रहे हैं बैंक, ठीक है। और इसके अलावा रिसेंट रेट की बात करें, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी एग्रेसिवली इस बॉटम ऑफ द पिरामिड सेगमेंट के लिए हेल्प करने के लिए अब उन्होंने एंट्री कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हल्का सा डेटा दिया हुआ है हाउसिंग लोन वगैरह। एज सच अगर मैं छोटा सा बात करूँ तो हाउसिंग लोन जो है देखिए, हाउसिंग लोन 11.1% है, और कंज्यूमर लोन जो है सबसे पहले 93.4% है। और ये जो ग्रोथ है प्रीवियस ईयर से बता रहा, मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और अगर अभी लेटेस्ट में आ जाएंगे तो और ज्यादा दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल लोन में 13 और यहाँ पे ये जो ग्रोथ दिखा रहे हैं देखो, 19-20 में कम हुआ था क्योंकि कोविड का टाइम था। वहाँ पे 20 में क्या थी, सारी ग्रोथें कम हुई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में इसमें ग्रोथ हुई थी, किसमें? कंज्यूमर ड्यूरेबल में। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है उस समय इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, बाकी सब जगह जो है डाउन हुआ था, ठीक है। कौन सा सर लोन होता है कंज्यूमर में? कंज्यूमर में हमें टीवी फ्रिज वगैरह, टीवी अच्छा। फ्रिज फैन एसी कूलर कंज्यूमर ड्यूरेबल होते छोटा। हैं, ठीक है। अच्छा। और कई कई बैंक जो है इसे पीएल के नाम से भी देते हैं, मतलब वो कई बैंक तो कहते हैं पर्पस दिखाओ क्या है, और कई बैंक पर्पस नहीं पूछते, सिर्फ पीएल के नाम पे लोन देते हैं, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ग्रोथ ओवर द प्रीवियस, यहाँ पर व्हीकल उसमें है, ठीक है। और पर्सनल लोन और अदर रिटेल में 22.7, यहाँ पे कम हुआ है, कम होता गया है, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा ये कोविड का वो चला गया, तो इस जब कोविड के दौरान लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो अधिकतर सबने कौन से लोन लिए कि भाई किसी भी तरह से कोई लोन मिल जाए, यानी उसमें पर्पज की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां समान हुई तो वो लोन अब क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। चलो अगला आता है रिटेल एसेट जो है टोटल एसेट की कितना है। अब टोटल एसेट का मतलब टोटल एडवांसेस, एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे, एडवांसेस। तो टोटल जो एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम में इतना है, और जो रिटेल की परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 24%, 26 पर, अब देखिए कितना हो गया ये, 28% हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एटीएम की बात करते हैं, कॉमन क्वेश्चन आता है कि टोटल एटीएम की जब बात आती है तो कितना है, 2,13,000 है, ठीक है। ये जो है कब का है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के एटीएमओ की संख्या है। इसमें जो है दूसरे वाले बैंक अलग हैं, जो वाइट लेवल एटीएम है वो एक अलग नेटवर्क है, ठीक है। बैंक यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेज इतनी है, ठीक है। चलो अगला, हाँ यहाँ पे बात करते अदर न्यू पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। तो मैंने भी आपको बताया कि वो ऊपर जो एटीएम है उस एटीएम के साथ में यहाँ पे 2-3 तरह के नाम और हैं, जैसे क्या वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम क्या होता है कि ये कंपनी बेसिकली बैंक नहीं होती हैं, ये लोग अपना एटीएम लगा देते हैं और बैंकों के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, और बैंकों के लिए ये पेमेंट करते हैं। बैंक इन्हें क्या देता है, फीस देता है, बैंक इन्हें फीस देता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनके कस्टमर को सर्विसेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो उनके कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हैं। तो वाइट लेवल एटीएम में क्या होता है, ये बैंक के एटीएम नहीं होते हैं, कोई थर्ड पार्टी होती है जो बैंक नहीं होती है,
वो अपना एटीएम लगाती है, उसमें कैश डालती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये नेटवर्क जुड़ा होता है अल्टीमेटली जो हमारे बैंक के अकाउंट्स होते हैं वहां से जुड़ा होता है। ठीक है। माइक्रो एटीएम होता है, भारत क्यूआर है, यूपीआई क्यूआर सर्विसेज है। पेमेंट सिस्टम की बात आती है यहाँ पर, आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस। ईसीएस डेबिट, और ईसीएस डेबिट और एक तरह लोन वाले मामले में होता है या म्यूचुअल फंड वाले में। म्यूचुअल फंड में लोग लगाते हैं ना ईसीएस। ठीक है। और आईएमपीएस, नैक क्रेडिट, और जो जो ये नैक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये और ईसीएस। क्रेडिट कार्ड, डेबिट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल बैंकिंग का यहाँ पर टाइम आ गया। ठीक है। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऊपर उन्होंने थोड़ा दिया था वही ग्राफ है। यहाँ पे क्या है, 52% का यहाँ पे आपका रिटेल पोर्टफोलियो किसका, हाउसिंग लोन का है। ठीक है। और वो जो है कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। इनमें से क्वेश्चन एज सच आपसे नहीं पूछेगा। रिटेल बैंकिंग की सक्सेस के लिए परक्यूसिट फॉर सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो परक्यूसिट क्या होता है, एक तरह के एडिशनल बेनिफिट होते हैं। तो उसने बोला हुआ है प्रेजेंस ऑफ एन एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। क्या बात करता है, ये कहता है जो प्री रिक्विजिट है, यानी कि ऐसा होना चाहिए, अगर आप इस पे अच्छा सक्सेस लेना चाहते हो तो आपकी जो डिलीवरी सिस्टम है क्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है डायरेक्ट बैंकिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डोमिनेंट चैनल ऑफ द फ्यूचर। फास्टेस्ट, डायरेक्ट बैंकिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डोमिनेंट चैनल ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर बात आती है, डायरेक्ट बैंकिंग की बात आ रही है अगर, तो यहाँ पे जस्ट ऑनलाइन बैंकिंग यही केवल वो नहीं है डायरेक्ट बैंकिंग। कंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ चैनल अप्रोचेस टू सेल। अब कई बार क्या, चैनल से मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज किस किस माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चैनल बोलते हैं। ठीक है। Over the last 5 years, the number of household banking online have grown at compound annual growth rate CAGR। कितना, 20% के आसपास ग्रोथ हुई है। प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस, तो यहाँ पर बेसिकली जब ये रिक्विजिट किया, सबसे पहले बोल रहा है कि आपको एफिशिएंट क्या चाहिए, डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए। दूसरा कैसा है, आपको जो भी चैनल हैं फास्टेस्ट एंड ग्रोविंग एंड डोमिनेंट चैनल चाहिए आपको। तीसरा कहता है प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि आपको उनके बंदों के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जैसी उनकी जरूरत। तो उसने कहा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। प्राइसिंग, प्राइसिंग की बात आती है यहाँ पे, तो कहता है बोथ द लाइबिलिटी एज वेल एज एसेट, दोनों साइड में क्या होता है, आर हैवली वेटेड अगेंस्ट द रिटेल कस्टमर एज ए ग्रुप। तो इसने बोला है जो प्राइसिंग है यहाँ पर उन प्रोडक्ट की किन पे, रिटेल कस्टमर्स एज ए ग्रुप देख करके की जाती है। ठीक है। स्कोरिंग मॉडल, तो हमें पता है कि इनमें लोन देने के लिए क्या है, एक स्कोरिंग मॉडल जो है यूज किया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा पर्सनल लोन देने के लिए कोई स्कोरिंग आपके वहाँ, अगर इतना स्कोर आता है तो पर्सनल लोन देते हैं, नहीं तो नहीं देते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, large amount of penalties are levied on the bank on the by the regulator mainly to failing the product। तो यहाँ पे कहते हैं कि कस्टमर जो है रिटेल बैंकिंग में उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बैंक जो वॉयलेट करते हैं, तो बैंक क्या है, जब वॉयलेट करते हैं तो रेगुलेटर जो होता है वो उस पर क्या पेनल्टी लगाता है। और क्यों लगाता है, वो इसलिए लगाता है कि वो एक तो वो इंटरेस्ट कस्टमर का नहीं वो ध्यान रखते हैं, और दूसरा वो अनफेयर प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी वजह से आरबीआई को उस पर क्या करना होता है, पैनल लगाना होता है। ठीक है। चलिए अगला है चैलेंजेस क्या है। चैलेंज में क्या है, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग। कस्टमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग, तो इसमें बात करते हैं कि चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस मिनिमम बैलेंसेस, चार्ज फॉर चेक रिटर्न एंड देयर आर charges even where no service has been provided customers not conducting any transaction। तो ये सब चीजें जो हैं एक तो
बैलेंस कम रखना, ट्रांजेक्शन नहीं करना, इनऑपरेटिव खाता पड़ा रहता है, तो ये सब एक जो है चैलेंज होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता नहीं है। इन एडिक्वेसी ऑफ MIS, तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो जो है अवेलेबल नहीं है। डेटा ऑन सेगमेंटल रेवेन्यू एंड सेगमेंट्स ऑफ प्रॉफिट आर नॉट अवेलेबल विद एनी ग्रेन्युलरिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ KYC AML इशू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यानी कि ये जो कस्टमर्स हैं हमारे इस लाइन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए KYC और AML का एक प्रॉब्लम्स है। तो उसमें क्या है, RBI इम्पोज पेनल्टी सम ऑफ द बैंक, तो बैंक जो है वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहे। टू अंडरस्टैंड एंड appreciate KYC requirement in all manufacturers, be it for products on the asset side. मैनेजिंग रिस्क मैनेजमेंट करना भी क्या है, क्योंकि जो अनसिक्योर्ड टाइप के लोन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, लोन खराब होने के होते हैं, ठीक है, तो उसका रिस्क एक होता है। उसके अलावा इन एडिक्वेसी द इंटरनेशनल गाइडलाइन एंड नॉन एडहेरेंस बाय द, अगर आपका लोकल बैंक का स्टाफ है वो क्या गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है तो उससे भी दिक्कत आती है। इनएडिक्वेसी इन द टेक्नोलॉजी सिस्टम सप्लाइड बाय द वेंडर, जो सिस्टम सप्लाई किया गया वेंडर ने वो क्या है, इनएडिक्वेट होता है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड बाय कस्टमर्स, हैकर्स एक्सेट्रा, दो बैंक हैव डेवलप्ड सफिशिएंट सेफगार्ड टू डील विद द ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगले बात आती है इफेक्ट ऑफ डिसरप्टिव न्यू टेक्नोलॉजी। तो आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ अल्टरनेटिव डिलीवरी, बहुत तरीकों से, नए नए तरीकों से सर्विसेज जो है डिलीवर की जा रही है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ है, और ये जो रिटेल वाला सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये भी आपके साथ एक क्या है, चैलेंज होता है, ये भी आपके साथ क्या है तो देखा द क्रेडिट पेनिट्रेशन फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री इज एबिसमली लो एट कितने परसेंट, 10%, 10% के आसपास ही क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट पेनिट्रेशन हो पा रहा है, यानी क्रेडिट दे पा रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल सक्सेस ऑफ फाइनेंस, द अल्टरनेट कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द पीपल इज exorbitantly high as the prices of loan no longer remain restricted due to any regulation। तो यहाँ पर ये जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें क्या है, कई तरह का रेगुलेशंस जो है नहीं है, या रेगुलेशन जो है बिल्कुल फ्लैट है। द बैंक्स आर फ्री टू रेजनेट, तो बैंकों को एक एक ऑटोनॉमी दे रखी है, भाई आप अपने हिसाब से इसमें चार्जेस ले लो। रीजन फॉर ग्रोथ ऑन द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, तो रीजन की बात आती है, तो क्या क्यों हो रहा है, इसमें ग्रोथ क्यों हो रही है। एक तो सबसे क्या है, इंडिया में क्या आते हैं, यंग इंडिया प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एकदम कॉलेज पास करते हैं और कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ एज द इकोनॉमिक सुपर पावर, ग्रोथ एज इकोनॉमिक सुपर पावर, तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, तुमने कहा प्लेड ए रोल ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज द ग्रोथ ऑफ स्टोरी गेट्स अनफोल्डेड इन इंडिया, रिटेल बैंकिंग इज गोइंग टू इमर्ज। तो यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो मेजर ड्राइवर है ग्रोथ के लिए वो कौन है, वो रिटेल बैंकिंग ही है, ठीक है। AT केयरने एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, आइडेंटिफाई इंडिया एज द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव रिटेल डेस्टिनेशन ऑफ द 30 इमरजेंट मार्केट, यानी दुनिया के 30 इमरजेंट मार्केट में इसको जो है सेकेंड नंबर मिला है कि भैया जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पर आके कीजिए, ऐसा हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास पीपल, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मिड, तो अब क्या है, लोगों की सैलरी वैल्यू बढ़ गई है, आप लोगों का भी बाइपर्टाइट वगैरह आ गया, तो क्या हो गया है, परचेजिंग पावर क्या हो गई है, मिडिल क्लास की बढ़ रही, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, तो आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें भी रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। तो क्या बात है कि कॉमर्शियल बैंक हैव विटनेस डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटेल लेंडिंग all over the world। the growth in field of retail banking is primarily because of the speedy advancement, तो IT के डेवलपमेंट होने की वजह से, इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा होने की वजह से, न्यूमरस माइक्रो लेवल डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से, एंड फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, इन सब की वजह से जो है फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं।
इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले आपको इसी को रिटेल बैंकिंग को ग्रो करना पड़ेगा। दे ऑफर क्रिटिकल क्रेडिट फंक्शन विच लार्जली फ्यूल द इंजन ऑफ द इकोनॉमी। तो उसने कहा कि जो लार्जली फ्यूल द इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन देयर इकोनॉमी। तो अगर क्या करेंगे, क्रिटिकल क्रेडिट फंक्शन डेली ऑफर करेंगे तो ये चीज जो होगी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। मास मार्केट बैंक, तो मास मार्केट यानी बहुत से लोग शामिल हैं इसमें, तो ये एक तरह का अच्छा मार्केट है। वॉल्यूम वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस, तो एक बहुत बड़ी फिगर्स जो होती हैं इस बिजनेस में दी जा रही। एबिलिटी ऑफ द बैंक एडमिनिस्ट्रेट लार्ज पोर्टफोलियो रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द सच फैक्टर लाइक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट। अगर आपके बैंक में लोन देने का तरीका अच्छा नहीं है, अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं बना पाते हैं आप, और एडिक्वेट कैपिटल बेस नहीं है, ठीक है, रेगुलर कंसिस्टेंट फॉलो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, तो ठीक है। अगला पॉइंट आता है ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेस। तो अब ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या रीजन है कि रिटेल बैंकिंग सेगमेंट सेगमेंट जो है ग्रोथ में आ रहा है। तो बैंकिंग प्रोसेस आजकल ऑटोमेशन में जा रहे हैं, तो भी लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है। इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस हो गई है आजकल। आप कुछ भी लोन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आपको मिल जाता है। ठीक है। बैंक इवन फाइनेंस कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आजकल बैंक जो है जब जमीन लेते हैं तो उसमें किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराया, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करी, सोसाइटी चार्ज, इन चीज़ों को भी वो पूरा फाइनेंस करते हैं। और कई आजकल क्या है कि कार लोन के लिए रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और एसेसरी में भी उसके लिए फाइनेंस किया जा रहा है। फाइनेंशियल लिक्विडिटी, फाइनेंशियल लिक्विडिटी, उन्होंने कहा कि बैंक मेकिंग फाइनेंशियल अट्रैक्टिव बाय ऑफरिंग फ्री कंसेशनल वैल्यू एडेड सर्विस लाइक यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो वेवर ऑफ द प्रोसेसिंग फी। तो आजकल क्या है, लोनों में प्रोसेसिंग फी, एडमिशन फी माफ करके जल्दी से लोन मिल जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, कहा जा रहा है कि भैया जो है जब से 1992 के बाद 10 सालों में काफी प्रॉस्पेरिटी आने की बात हुई है, और जो जीडीपी की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो 6 7 8 के आसपास भी चल रही है। चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स, चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक, तो कंज्यूमर डेमोग्राफी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लोग। तो बिलो 35 ईयर्स के लगभग कितने पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में इस समय, 70 से 75% पॉपुलेशन अब किसकी हो गई है, यंग इंडियंस की हो गई है, यूथ की हो गई। ठीक है। टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन आते जा रहे हैं आजकल। इंक्रीज इन द बैंक लिक्विड कैश, अब बैंकों के पास भी आजकल क्या है, कैश की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो जब ज़्यादा हो गई है तो लोन बांटने में उसे आसानी हो जाती है। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, जब कंपटीशन आया है या आरबीआई से पैसा कम में मिल रहा है, तो आरबीआई उससे कम में मिल रहा है, लोग बैंक उससे पैसा लेके वो करते हैं। तो पहले जो था ये इस रेट पे जो हुआ करता था वो 7.5 से 9 10% पे चल रहा है। ठीक है। डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट, पहले इंक्रीमेंटल डिपॉजिट मतलब मान लिया आपके वहां डिपॉजिट 60 करोड़ का है, अब जो है आपका 10 करोड़ और आ गया इस साल, और कितना हो गया, 75 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 75 करोड़ हो गया। अब ये जो जो 10 करोड़ रुपए आया है, ये उसे उतनी ज्यादा मेहनत से नहीं आता जितनी ज्यादा मेहनत से जितनी, क्योंकि जो भी आपका एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स अब उतने नहीं लगते। तो उसने कहा कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज लो कॉस्ट, नो कॉस्ट फॉर करंट अकाउंट, ये दो खाते होते हैं बैंकों में। दीज डिपॉजिट कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन 1/3 ऑफ देयर फंड, यानी कि सेविंग बैंक करंट अकाउंट 1/3 है, और बाकी जो है आपको करंट अकाउंट आरडी वगैरह वहाँ पे 2/3 क्या है, वो सब चीज़ें। ठीक है। द डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट हैज enabled द बैंक टू रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन्स, ये सब कुछ है। अच्छा, आजकल जो है टर्म्स कंडीशन भी हो गई। पहले क्या था कि जो लोन्स होते थे, बैंक्स जो है ऑफरिंग कर रहे हैं लोन को कितना, 15 से 30 साल, और पहले क्या था 5 से 7 साल ही देते थे। स्कोप की बात करते हैं, तो क्या इसका रिटेल बैंकिंग का स्कोप क्या है,
सबसे पहली बात होती है कि इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद सम रिसेशनरी ट्रेंड, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, द रूरल इंडिया हैज मोर परचेजिंग पावर। तो आजकल क्या है कि पावर लोगों की बढ़ रही है। दूसरा, जो 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ और 30 से करोड़ हाउस होल्ड एंड 40 करोड़ मिडिल क्लास पॉपुलेशन, मोर देन 90% सेविंग। तो जो भी सेविंग का पैसा बैंकों तक पहुंचता है वो इनके द्वारा पहुंचा, ठीक है। नाउ पीपल वांट टू सेव लेस और स्पेंड मोर, ये कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो फ्यूचर में बात करेंगे, आजकल एक नाम एपीआई का नाम सुन रहे होंगे आप, व्हाट्सएप एपीआई, सुना किसी ने? व्हाट्सएप एपीआई। तो एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। यानी जितनी भी ये सोशल मीडिया की साइट्स हैं वो, उनके अलावा वो जो फ्री सर्विसेज देती हैं उसके अलावा पेड सर्विसेज देती हैं, और पेड सर्विस जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू दी जाती है, ठीक है। With all of the above in place, the entire digital banking ecosystem has led to the development of new end-to-end approach in the banking called the bank service। तो ये देखना जरा, इस वर्ड को देख लें जरा सब लोग इस वर्ड को जरा अटेंड करेंगे, क्या करेंगे? With all the above in place, the entire digital ecosystem has led to the development of new end-to-end approach in the banking। यानी कि एंड टू एंड अप्रोच को डेवलप करने के लिए जो डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम है वो प्लेस में आ गया है इन द बैंकिंग, और इसी को बोलते हैं बैंकिंग एज ए सर्विस, बास बोलते हैं। बैंकिंग को एज ए सर्विस जो है डेवलप किया गया है। तो बास क्या करता है? फैसिलिटेट करता है fintech company and other third party organization like NBFC to integrate the bank system employing fee। यानी कि जो फिनटेक सर्विस हैं वो किसी एंड अदर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनबीएफसी है टू इंटीग्रेट विद द बैंक सिस्टम एम्प्लॉइंग द एपीआई। तो एपीआई के थ्रू वो बैंकिंग सर्विसेज क्या करती हैं? इंटीग्रेट करती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल आपके बैंक में स्टेटमेंट मांगना होता है तो वो व्हाट्सएप पे जाता है, और व्हाट्सएप पे जाके अपना हाय लिखता है, हाय लिखते वहां से मेनू आ जाता है, और वो आपका नंबर बैंक में वहाँ सेव होता है। वो समझ जाते हैं कि इस कस्टमर ने व्हाट्सएप भेजा है, तो वो उसको जो है जवाब देना होता है वो दे देते हैं, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग की ग्रोथ आजकल हमें देखने को मिल रही है, 24/7 है। डिजिटल बैंकिंग यूपीआई वगैरह आ गए हैं आजकल, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट क्या है आपका कि डिजिटल बैंकिंग की ग्रोथ हो रही है। दूसरा पॉइंट आपका है रैपिड एडॉप्शन ऑफ द ब्लॉकचेन बाय रिटेल बैंकर। रैपिड, बहुत तेजी से लोग ब्लॉकचेन को क्या है, रिटेल बैंकर ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मनी ट्रांसफर सॉल्यूशन हैज बीन प्रॉब्लमेटिक इन द बोथ बी टू बी का मतलब है कि एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार के बीच में जो लेन देन होते हैं, एंड पी2पी का मतलब है एक इंसान से दूसरे इंसान के से कनेक्टेड होता है। इसमें बेसिकली जो सेम टाइप के लोग होते हैं वो पीआर सर्विस में करते हैं, ठीक है। प्लेग्ड बाय स्लो ट्रांसफर टाइम एंड हाई कॉस्ट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है पहले क्या था, एक प्रॉब्लमेटिक वो था, मनी ट्रांसफर काफी समय लगता था। तो आजकल क्या हो गया, इसमें काफी ग्रोथ हो गई बहुत तेजी से। The lack of standardization between these bodies and correspondent bank means that costs are high and settlement period are longer. According to the Forbes, blockchain brings the following benefit। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, क्या है? ब्लॉकचेन रिकॉर्ड करता है एंड वैलिडेट करता है क्या? एवरी ट्रांजेक्शन। आपको ब्लॉकचेन रिकॉर्ड करता है और वैलिडेट करता है क्या? एवरी ट्रांजेक्शन को। ब्लॉकचेन डज नॉट रिक्वायर थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज। ये 3 पॉइंट 2-3 बार रिवाइज कर लिए। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ब्लॉकचेन से कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो ब्लॉकचेन क्या करता है? सारे ट्रांजेक्शन को और ब्लॉकचेन से मैं बता दूं आपको, जैसे मान लिया ए से बी में मैसेज आया, बी से सी में आया, सी से डी में आया, डी से ई में जाया, तो जो ये मैसेज जा रहे हैं इसमें कहीं पर भी बीच में
अगर डिस्टरबेंस होती तो उससे शुरू का सारा डिस्टर्ब कर देता है। तो जो चेन है, उस चेन में डिस्टर्ब होना, तो अगर चेन में डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो जो है कोड किसी काम का होगा नहीं, इसलिए बहुत सिक्योरिटी के साथ इसको किया जाता है। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स एंड वैलिडेट्स एवरी ट्रांजेक्शन। ब्लॉकचेन डज नॉट रिक्वायर थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड। ये 3 पॉइंट है, आप जो है याद रखना ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। It takes 2 days to verify the seller and buyer fund, but blockchain, all the work can be done in minutes. अब इसमें blockchain के बारे में देखो, is still a new technology and will become a future of the banking. Blockchain is a powerful and secure technology for banking sector, as security is the of utmost importance in the financial. तो ये कहते हैं बहुत powerful और secure technology है बैंक सेक्टर में, सिस्टम में. It is worth considering the payment processing firm, stock exchanges, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट, बुक कीपिंग एंड ऑडिट, ये लोग जो है इसको अभी से क्या है यूज कर रहे हैं. तीसरा पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि कोई भी काम आप मशीन से करा रहे हैं और मशीन ने काम करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन ले रखे हैं जो एक ह्यूमन माइंड जो है एडेप्ट करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर भी है आपका, एंड डेटा साइंस इन बैंकिंग. डेटा साइंस है बेसिकली बैंक के पास बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस होता है और वो डेटाबेस क्या रिजल्ट दे रहा है उसे हम डेटा साइंस बोलते हैं, ठीक है. ऑफ ऑल अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज, बैंकर्स एंड लेंडर्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री फर्मली बिलीव दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ए गेम चेंजिंग. ये माना जा रहा है कि भैया सब कुछ अब इससे आने वाले समय में इससे होने वाला है एआई से, ठीक है. Some of the ways AI and data science can be used in the banks are. Some of the ways कैसे AI और डेटा साइंस को हम लोग यूज कर सकते हैं. तो पहला बोलता है फ्रॉड प्रिवेंशन, दूसरा बोलता है एनोमली डिटेक्शन, फिर तीसरा बोलता है कस्टमर एनालिसिस, फिर रिस्क मैनेजमेंट. तो ये सब जो है किसकी हेल्प से, एआई और डेटा साइंस हमको इन बातों में मदद कर सकती है, क्योंकि जो डेटा होता है, डेटा का यूज करके कुछ प्रिडिक्शन करना, इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग को डिटेक्ट करना, ठीक है, और जीपीएस बेस्ड चेक ऑन ट्रांजेक्शन फॉर पेमेंट, फ्रॉडलेंट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन को प्रिवेंट करना, और मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर बाय आइडेंटिफाइंग प्री डिसाइडिंग मार्केट ट्रेंड. मार्केट में आजकल कैसे कंपटीशन वगैरह चल रहा है, पहले से ही आप किसको बता दो, एआई को बता दो, ठीक है. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, high precise trades on the market using a machine learning algorithm by reducing human error. तो अगर आप बहुत हाई लेवल का एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन एरर होने की संभावना वहां पे थोड़ी सी कम है. साइबर सिक्योरिटी, तो जो हम भी बेसिकली ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, तो जितने को अधिकतर पॉइंट काहे के आ रहे हैं, अधिकतर पॉइंट आईटी के आ रहे हैं, अधिकतर पॉइंट किसके आ रहे हैं, आईटी के आ रहे हैं. तो ग्रोथ इन क्या हुआ, डिजिटल बैंकिंग आया, फिर क्या हुआ ब्लॉकचेन, ये भी डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है. फिर तीसरा क्या आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है. चौथा आया है साइबर सिक्योरिटी टू बी एट टॉप प्रायोरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मदों में इसको वो रखना पड़ेगा, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी के बिना रिटेल बैंकिंग को हम आगे नहीं बना पाएंगे, ठीक है. ए फ्यू मेजर्स रिक्वायर्स टू बी इम्प्लीमेंट. आपको तुरंत ही जो है साइबर के लिए क्या करना है, आपको सिक्योरिटी पॉलिसी बढ़िया सी बना के रखनी है, ठीक है. और बैंक मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर नेटवर्क ऑफ चेंजेस ऑफ कन्फिगरेशन, देखते रहने हैं. अ चेन इज ए स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक. द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक. दिस प्रोवर्ब
यानी जो चेन होती है उसमें अपने आप ही क्या होते हैं, वीकेस्ट क्या होते हैं, लिंक होते हैं। दिस proverb applies most appropriately for the cyber security of the bank because human are the weakest link। तो जो भी काम हो रहा है उसमें इंसानों से गलती होती है, वो उसके वीकेस्ट लिंक है। पेमेंट इनोवेशन तो आजकल देख रहे हैं, यूपीआई वगैरह, एनपीसीआई, सब कुछ जो है सिर्फ सबको मतलब पेमेंट करने में सब चीजें हो रही, ठीक है। एक ये सेपा का नाम आया, सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। सिंगल यूरो पेमेंट एरिया, इसको एक दो बार बोल लो। सिंगल यूरो पेमेंट एरिया का नाम क्या है, सेपा है, ठीक है। और एडिंग द यूएस फेडरल हैज रिजर्व हैज अनाउंस द फेड नाउ। फेड नाउ का मतलब उनका एक बेंचमार्क वो है, instant payment will accelerate the and focus on internationally interoperability. This will allow banks and financial services to upgrade to faster and simpler account payable receivable processes, less complicated B2B पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ये देखिएगा जरा कि जो बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, दिस विल अलाउ बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू अपग्रेड टू, क्या करना पड़ेगा उनको, अपने वहाँ पेबल रिसीवेबल प्रोसेस को फास्टर सिंपल करना पड़ेगा, और कॉम्प्लिकेशन थोड़े से कम करने पड़ेंगे। इंक्रीज पेमेंट वॉल्यूम फॉर पेमेंट प्रोसेसर, इंक्रीज पेमेंट वॉल्यूम फॉर पेमेंट प्रोसेसर, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल पेमेंट्स, ये सब चीजें आईटी के बारे में, ठीक है। अगला है राइज टू बिग टेक इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो वही बात है कि टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा जो है वो करना है, और क्या क्या चीजें आती है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एप्पल कार्ड शोइंग इट्स प्रोमिनेंस, गूगल, स्ट्राइप एंड पेपल आर प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट और एक्सपेंडिंग बैंकिंग एंड पेमेंट रिलेटेड सर्विस। तो ये अभी जो है क्या कर रहे हैं, इन सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, बैंकिंग रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ओपन बैंक टूल्स मेड अवेलेबल टू द PSD2 guidelines give these companies the ability of the bank like without bank। चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा, जल्दी से बताइए। पहला वाला क्या है, एडवांटेज, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो यहाँ बात बोली ना कि मोर एज स्प्रेड इज मोर, स्प्रेड का मतलब होता है जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं पब्लिक को डिपॉजिट पर, और जो लोन पर ले रहे हैं, पब्लिक को डिपॉजिट 6% पे दे रहे हैं और लोन कोई भी आपका 9% से कम नहीं है। तो ये जो गैप होता है ये अच्छा होता है, कौन से केस में, रिटेल लोन में जो गैप होता है क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, कौन सा नहीं है। हाई डिफॉल्ट, डी। हम्म, तो हमने देखा था कि इसके रिटेल बैंकिंग में क्या है, हाई डिफॉल्ट रेट नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, रिटेल बैंकिंग पार्ट नहीं है। टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट, टर्म लोन में प्रोजेक्ट, हाँ yes। After outbreak of the COVID-19, future of retail banking will depend mainly on डिजिटल डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग, digital bank, ठीक है। The proportion of housing loan in retail loan segment is more than, 50%। ठीक है। तो ये हमारा पहला यूनिट होता है, अब हम करेंगे दूसरा यूनिट स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से आपने जब ये चैप्टर देखा तो क्या है कि अगर आप अकेले पढ़ते इसमें तो आपका बहुत समय जाया जाता, और हमने इसे एक नट सेल में पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया। और इस तरह से इसमें कोई ऐसी ज्यादा एक दो चीजें आई थी टेक्निकल, बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसे वहां पर अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे, ठीक है। रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, बहुत छोटा सा यूनिट है। तो रोल
विद इन द बैंकिंग ऑपरेशन का बैंक ऑपरेशन का मतलब है कि आपका वहाँ जो पूरा बैंकिंग ऑपरेशन है उसमें एक क्या है, रिटेल बैंकिंग एक रोल दिया गया है। द बिजनेस मॉडल मतलब आप अपना ये बिजनेस कैसे करते हैं। रिटेल बैंकिंग का बिजनेस जिस तरह से करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल बोलते हैं। shows interesting revelation across type of bank. The models adopted by the banks vary among the public sector, private sector, foreign bank. The main approaches also. तो यह ये कह रहा है कि भाई ये जो बैंक हैं अपने वहां पे रिटेल बैंकिंग का बिजनेस किस मॉडल से करते हैं। तो जब बात आ रही है अप्रोचेज की बात आ रही तो पहला है, कई सारे बैंकों ने अपनी एक यूनिट बना रखी है। एसबीआई में एक यूनिट है, इसका नाम है एसबीयू। अभी भी है या नहीं है? एसबीआई वाले हैं लाइव क्लास पे? मतलब वो जो अपना बिजनेस करते हैं तो उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बना दी कि भैया देखो, कुछ लोग क्या है डिपार्टमेंटल अप्रोच जाते हैं, यानी कि यूनिट ना बना के हर डिपार्टमेंट में बैठा देते हैं किसी को। तीसरी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, पार्ट ऑफ द ओवरऑल बिजनेस प्लान। जैसा आपका प्लान होता है बिजनेस प्लान उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ओवरऑल प्लानिंग करते हैं। तो एसबीयू से इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, एसबीयू से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसमें क्या करते हैं, बिजनेस लाइन को डिवाइड कर देते हैं। भैया ये मार्केटिंग में है, ये फाइनेंस में है, इस तरह करके हमने क्या करा, बिजनेस लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स नाम देते हैं उसका। अब एसबीयू जरूरी नहीं कि रिटेल के नाम पर हो, एसबीयू आपका एमएसएमई भी हो सकता है, एसबीयू आपका कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि आपने क्या करा कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में उसको क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एसबीयू आर ऑटोनोमस। अब एसबीयू के बारे में बता रहा है, ये क्या है, ऑटोनोमस है। SBU are autonomous divisions, small enough to flexible and large enough to exercise control over most of the factor affecting in the long term। यानी जो ये जितने भी ये परफॉर्मर हैं यहाँ पर, इतना ऐसी ऑटोनोमस डिवीजन और स्मॉल बनाते हैं कि जिससे क्या है, फ्लेक्सिबल एंड लार्ज एनफ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स affecting its long-term performance। SBU can be defined as profile center which focus on product offering and makes segment। तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रॉफिट सेंटर बना दिया उन्होंने कि भैया यहाँ से हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, एसबीयू से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक द बिजनेस मॉडल इज वेरी क्लियर, दे हैड सेटअप। तो जो क्वेश्चन अगर आएगा आपसे कि ये आएगा कि ये एसबीयू कौन से तरह के बैंकों में चल रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे? न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक। तो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक जो है वो एसबीयू वाला मॉडल अपना रहे हैं अपने और बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, द डिमार्केशन एज एसबीयू इज मोर अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस वेयर इन बिजनेस मॉडल इज डेल्ट एज ए मॉड्यूलर स्ट्रेटेजी फॉर achieving target profiles within provision of the knock down the module if the retail plans are not translated as per the objective। चलो, दूसरा क्या है, बहुत सारे बैंक क्या है पर रिटेल बैंकिंग को एसबीयू से ना लेके क्या करते हैं, वो एक डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल अप्रोच रखते हैं। क्या रखते हैं वो, तो डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या है, वो डिवाइड नहीं करते हैं। रादर देन डिवाइडिंग on strategic or business line, an organization can also be divided on the basis of function, वेरियस टीम परफॉर्मेंस। मतलब उन्होंने क्या करा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया एक। ठीक है, एसबीयू और फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या फर्क है बता सकते हो? एसबीयू जो होता है अपना काम एज ए होल पूरा देखता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट केवल क्या काम देखेगा अपना, फाइनेंस का। फाइनेंस देखेगा।
HR डिपार्टमेंट आप मार्केटिंग, आपका मार्केटिंग दिखेगा। लेकिन SBU क्या है, टॉप में बैठ के एज ए होल पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द डिपार्टमेंटल अप्रोच इज स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शनल अप्रोच है विद इन द, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर ये होता है। और जैसे मैंने बताया था अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सब इसके क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन ये बताएगा कि डिपार्टमेंटल वाला कौन सा, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जनरली हैव अडॉप्टेड द दिस डिपार्ट। तो आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि भैया डिपार्टमेंटल अप्रोच कौन से तरह के बैंक अपनाते हैं, या ऊपर वाला लिख हमने सकते देखा, ठीक है, कि जो SBU वाला कौन सा लोग अपनाते हैं किस तरह से, ठीक है। और तीसरी कौन सी होगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेट का मतलब आप समझते हो क्या होता है इसमें, हैं, मिक्स अप्रोच। मिक्स अप्रोच हो गई। और वहाँ पे कुछ लोग तो, जैसे मतलब बहुत बड़ा शहर है, तो बहुत बड़ा शहर है, तो उस बहुत बड़े शहर में या तो आप उसे पूरे बड़े बड़े सेगमेंट में तोड़ लीजिए, या उसमें क्या डिपार्टमेंट अप्रोच के लिए करिए। जैसे मान लिया उसने कहा कि बहुत बड़ा शहर है, तो पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया है। बिजनेस मॉडल होता है काम करने का तरीका, काम करने का तरीका। स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन द पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव। पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, पोजिशनिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कुछ स्टेक उसका बाजार में हो जाए, तो उन्होंने कहा जी अभी 5th पोजीशन पे आ गया, अभी 3rd पे, 4th पे या 2nd पे आ गया। Foreign banks generally do not go by positioning objective, but purely on business objective. They go by customer, business, and profit targets. They take a call on the business model itself or one segment of overall model. तो या तो क्या करते हैं, पूरा मामला बिजनेस मॉडल से संभालते हैं, या वो कहते हैं उसके लिए एक सेगमेंट बनाते हैं, वे इस सेगमेंट में इससे काम चलाएंगे आप। चलिए, द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक आर फॉर रिटेल बैंकिंग। तो अभी बताओ, ये क्वेश्चन समझ लो इन शब्दों से मिलकर आने वाला है। बताइए, आंसर करिए। ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था पहली SBU, दूसरी डिपार्टमेंटल और तीसरी इंटीग्रेटेड। तो SBU अप्रोच कौन अप्लाई करते हैं, कौन से बैंक, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर, न्यू जनरेशन। प्राइवेट सेक्टर न्यू में, जनरेशन ठीक है, प्राइवेट सेक्टर न्यू जनरेशन में, ठीक है। डिपार्टमेंटल अप्रोच पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर। इंटीग्रेटेड अप्रोच दोनों। एनी बैंक। एनी पब्लिक बैंक सेक्टर होता है, ठीक है। एनी बैंक, आजकल कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच भी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक्स cited in the topic which enact in the rural banking activities when not able to achieve the business objective। अगर वो अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है, उन्होंने कहा व्हेन नॉट एबल टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्ट, तो क्या करती है फॉरेन बैंक, क्या करते हैं, मूव आउट हो जाती है बिजनेस से। हम्म, मूव आउट। वो दिल से नहीं लगाते। मतलब देखते हैं कि भाई जब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, या हम स्ट्रेटेजिकली उस प्रॉफिट को नहीं बना पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उस बिजनेस से बाहर आते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, कंटिन्यू विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, मूव्ड आउट ऑफ कस्टमर, चेंज द देयर वर्क फोकसेस ऑन द सम स्ट्रेटेजिक चेंजेस और नन ऑफ द। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी। बी हो जाएगा, ठीक है।
द सुटेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल अप्रोच बैंक डिपॉजिट डिपेंड अपॉन, कि कौन सी अप्रोच या मॉडल आप लोग आपको सूट करता है, तो क्या चीज आप देखते हो? कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजी देखते हो, बिजनेस मिक्स देखते हो, या बिजनेस ऑब्जेक्टिव ओनली देखते हो? डी। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर इन being drawn based on the various aspect in this context, which one of the following aspect is incorrect? बताइए। बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट इन दिस कॉन्सेप्ट, विच वर वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट? किन चीजों को डिलीवरी ध्यान में चैनल। रखा जाता है? भाई प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे आप, टेक्नोलॉजी का ध्यान रखेंगे, डिलीवरी चैनल का ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी का ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, डी। चलो। ए मॉड्यूल में कितने है? क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। हाँ, हाँ, 3 में ये कह रहा है कि जो बिजनेस मॉडल की स्टेबिलिटी है वो किन बातों पर निर्भर थोड़ा थोड़ा आ करती रहा है, है ना, मतलब बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। प्रॉपर चलेगा ये किन बातों पर निर्भर करता है? तो वो कहता है कि केवल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बना लो उससे चल जाएगा, कोई कहता है केवल बिजनेस मिक्स स्ट्रेटेजी बना लो उससे चल जाएगा, कोई कहता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव बना लो। लेकिन इसका आंसर क्या है? जब आप तीनों चीजों पे काम करते हैं, जब आप तीनों चीजों पे काम करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस मिक्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, तीनों पे काम करते हैं, तभी जो है आपके बिजनेस मॉडल की क्या हो सकती है? स्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो मॉड्यूल ए में जो है हमारा, ये मॉड्यूल ए में यहाँ पर ये 2 टॉपिक और हैं। रिटेल बैंकिंग की एप्लीकेबिलिटी है और दूसरा क्या है? रिटेल ब्रांचों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बात आती है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक में रात वाले इसमें करूँ तो मॉड्यूल ए हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल से हम मॉड्यूल बी। देखो इसमें ये चैप्टर करना है हमें, बताओ 7वां नंबर वाला। ये हो रखा है हमारा। ठीक है, और इसमें जो है ये 2 चैप्टर जो है 5वां और 6वां इंपॉर्टेंट है, 5th और 6th। चलिए, तो आज अभी क्लास को यहीं पे वो कर रहे हैं, और कल से थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देंगे। रात की क्लास का टाइम आपको मिल जाएगा। बैंक से थोड़ा टाइम से आइए, कोशिश करिए, रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास केवल 12-14 दिन है। ये बहुत क्रूशियल है। क्यों? 2 पेपर आपके इसी में हो जाएंगे और पीपीपी का पेपर अगले संडे में हो जाएगा। तो इन 10 दिनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी तो 7:30 बजे क्लास है ना सर? कब? आज अभी। अभी 7:30 का शेड्यूल दे रखा है कोई क्या? वो तो यही क्लास है ना। 1 मोर क्लास है सर। 7:30 शाम को। वो तो पीएम में लिखा हुआ। हाँ। 7:30 PM पे इंडियन हाँ, इकोनॉमी PM। का चैप्टर है। ये तो जो 6:30 वाली क्लास है ना, 7:40 तो हो गया। ये क्लास को हम कल और लंबा कर देंगे, इस क्लास को हम कल और लंबा कर देंगे। ठीक है, और 7:30 वाले में हमारे कुछ वो इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक चल रहे हैं यूट्यूब वाले, वो चलते रहेंगे। ठीक, और फिर 8:45 से हम क्या करेंगे? इसकी डिटेल वाली। तो शाम का शेड्यूल ये दिया हुआ है यहाँ पे है। 3 जून है ना आज। ठीक है, चलो आओ और कोशिश करो, जो भी बुक में कुछ भी दिख रहा है
बुक में कहीं पर भी कोई चार्ट बना हुआ है, कहीं पर भी उस चार्ट को देखो, कहीं पर भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को देख लो। जो लंबी लंबी थ्योरी है, जैसे मैंने आज किया ना, कि लंबी लंबी थ्योरी नहीं पढ़ने का टाइम है ना, पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में जितनी भी लंबी लंबी थ्योरी है वो एक बहुत कॉमन थ्योरी है। अगर आप पढ़ेंगे, 10 पेज पढ़ेंगे तो आपको निचोड़ के कुछ आएगा नहीं ज्यादा हाथ में। वो आप कहोगे हाँ ये तो हमें सब पता है, ऐसा ऐसा लगेगा। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं।